Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. I am Faraj Lani Advocate and you are watching my YouTube channel Legal Remedies with Faraj Lani. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दारुल अमान क्या है, दारुल अमान में पनाह लेने का क्या तरीक़ेकार है, दारुल अमान में किसी से मुलाकात का क्या तरीका है और दारुल अमान से रिहाई किस तरह से ली जा सकती है। दारुल अमान अरबी जुबान का लफ्ज है। दार का मतलब है घर और अमान का मतलब है अमन। दारुल अमान यानी अमन वाला घर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिविजनल लेवल पर पूरे मुल्क में बनाए हुए हैं और पाकिस्तान के बड़े शहरों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कायम किए गए हैं। दारुल अमान उन खवातीन के लिए पनाहगाह है जो किसी न किसी घरेलू तशद्दुद, जिस्मानी या नफ्सियाती इस्तेहसाल, असमत दरी के केसेस, कोर्ट मैरिज के मामलात, जबरी शादी, वनी सवारा केसेस, जज्बाती और मुआशी इस्तेहसाल और ऐसे मामलात जिनमें विरासती जायदाद की वजह से जान का खतरा हो वगैरह समेत हर तरह के तशद्दुद का शिकार हैं। तो ऐसी खवातीन को इन शेल्टर होम्स में दाखिल किया जाता है। तशद्दुद का शिकार होने वाली ऐसी खवातीन जिनके हमरा उनके बच्चे भी मौजूद हों तो उनको भी दारुल अमान में पनाह दी जाती है। सबसे पहले सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने तशद्दुद का शिकार इन खवातीन को पनाह देने के लिए तमाम 8 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में दारुल अमान कायम किए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ खवातीन में अपने हुकूक के हवाले से बेदारी में इजाफा हुआ और वो अपने हुकूक के बारे में ज्यादा आगाही हासिल करने लगी। नतीजतन हर जिले में शेल्टर होम्स की जरूरत पेश आई और महकमा सोशल वेलफेयर ने दारुल अमान का जाल पूरे पंजाब के तमाम 36 अजला में फैला दिया। दारुल अमान में पनाह लेने का तरीकाकार क्या है? दारुल अमान के PC1 और गाइडलाइंस के मुताबिक दारुल अमान में पनाह मुख्तलिफ तरीकों से ली जा सकती है, जिसमें नंबर 1 अदालत के जरिए, नंबर 2 गैर सरकारी तंजीमों के तवस्सुत से और नंबर 3 अज़ खुद दाखिला। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अदालत के जरिए दारुल अमान में पनाह कैसे ली जा सकती है। ऐसा कोई मखसूस कानून या तरीका वज़ा नहीं किया गया जिसके तहत कोई औरत दारुल अमान में दाखिला ले या रिहाई हासिल करे। ताहम अदालत को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी शहरी के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसा करे। अगर कोई औरत किसी तशद्दुद का शिकार है या उसे धमकी मिलती है या वो महसूस करती है कि उसकी जिंदगी को खतरा है, तो वो मुतलका मैजिस्ट्रेट या स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को दारुल अमान में पनाह लेने के लिए दरखास्त दे सकती है। स्पेशल जुडिशियल कोर्ट या जुडिशियल इलाका मैजिस्ट्रेट जिनके पास खुसूसी इख्तियारात हों के नाम खुसूसी दरखास्त दी जा सकती है, जिसमें वो हालात बयान किए जाएंगे जिनकी बिना पर वो दारुल अमान में पनाह लेने पर मजबूर हुई है। इस दरखास्त में खातून को मिलने वाली धमकी की नोयत भी बयान की जाएगी। दरखास्त वसूल करने के बाद अदालत दरखास्त से मुतल्लिक हकाइक के बारे में बयान हल्फी लेगी। अदालत इस बात को भी यकीनी बनाएगी कि खातून ये दरखास्त अपनी मर्जी से दे रही है, इस पर किसी किस्म का दबाव नहीं है। बयान रिकॉर्ड करने के बाद अदालत दरखास्त दहिंदा को दारुल अमान में दाखिले का हुक्म जारी करती है। अदालत दरखास्त दहिंदा को उसको मिलने वाली धमकी की रोशनी में खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ के लिए दारुल अमान की इंचार्ज को मुतल्लिका हिदायत जारी कर सकती है। औरत को जनाना पुलिस ऑफिसर और जिम्मेदार अदालती एहलकार की हिफाजत में दारुल अमान पहुंचाया जाता है। अदालत औरत को गाहे बगाहे अदालत में हाजिरी के अहकामात भी दे सकती है। मुतासरा औरत की दरखास्त पर अदालत उसे दारुल अमान से रिहाई या इखराज के अहकामात भी जारी कर सकती है। फैमिली कोर्ट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दारुल अमान को किसी मुतासरा औरत को दारुल अमान में पनाह देने के अहकामात जारी कर सकती है। दारुल अमान में पनाह लेने का दूसरा तरीका गैर सरकारी तंजीम के तवस्सुत से होता है। दारुल अमान के PC1 के मुताबिक गैर सरकारी तंजीमें, NGOs, फलाही इदारे भी किसी औरत को दारुल अमान में दाखिले के लिए भेज सकते हैं। इस सिलसिले में इन अदाराजात की तरफ से एक तहरीरी दरखास्त दी जाती है जिसमें औरत को मिलने वाली धमकी से मुतल्लिक हकाइक और उसकी नोयत बयान की जाती है। दारुल अमान की इंतजामिया दरखास्त वसूल होने के बाद मुतासरा औरत से दाखिला फॉर्म पूर करवा के उसे पनाह दे सकती है। नंबर 3 है अज़ खुद दाखिला। कोई भी औरत जिसे किसी किस्म के तशद्दुद की धमकी दी गई हो, बशमूल कत्ल की धमकी के, वो दारुल अमान के इंचार्ज से बराह रास्त राब्ता कर सकती है और पनाह लेने के लिए बाकायदा दरखास्त दे सकती है। इंचार्ज दारुल अमान धमकी से मुतल्लिक हकाइक और नोयत मालूम करने के बाद दाखिला फॉर्म पूर करवा कर पनाह दे सकती है। इंचार्ज दारुल अमान इस अमर को भी यकीनी बनाएंगे कि दरखास्त फॉर्म को मुकम्मल तौर पर फिल किया गया है और इस पर औरत के दस्तखत भी मौजूद हैं और इस बात का इत्मीनान भी करेगी कि इसे किसी धमकी या दबाव के तहत दाखिले के लिए नहीं कहा जा रहा। इंचार्ज दारुल अमान इस बात को भी यकीनी बनाएगी कि कोई भी मुतासरा खातून फॉर्म पर दस्तखत करने से पहले दारुल अमान के कवायद और ज़वाबित से मुकम्मल आगाही रखती है और वो इस पर अमल पैरा होने पर भी अपनी रजामंदी का इजहार करती है।
कोई भी औरत किसी भी वक्त दारुल अमान में दाखिला हासिल कर सकती है। दारुल अमान के इंचार्ज या असिस्टेंट इंचार्ज की गैर मौजूदगी में दारुल अमान का कोई भी जिम्मेदार एहलकार जो ड्यूटी पर मौजूद है मुतासरा औरत को दाखिला दे सकता है। दरखास्त में जिन मालूमात का फराहम करना जरूरी होता है वो है औरत का नाम, उसकी उम्र, रिहाइश का पता, दाखिला लेने की वजूहात, दारुल अमान में दाखिला लेने के लिए रजा कराना, रजामंदी, दाखिला लेने वाली औरत के खिलाफ कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं जिसमें तफ्तीश के लिए उसकी जरूरत हो, दारुल अमान में पनाह हासिल करने के कवायदो ज़वाबित पर अमल दरामद में रजामंदी का इजहार, गुज़िश्ता ज़ेर इल्तवा फौजदारी या दीवानी मुकदमात की तफसील और दारुल अमान के जरिए कानूनी मामलत पर मालूमात। नाबालिग बच्चों के नाम और उम्रें जो औरत के हमरा दारुल अमान में क़याम करेंगे, इदारे से मौजूदा सहूलियात के अलावा दीगर किसी मदद के बारे में वजाहती बयान देना। दरखास्त दहिंदा के लिए लाजमी है कि वो दरखास्त पर दस्तखत के साथ साथ अंगूठे का निशान भी लगाए। दारुल अमान में तमाम रिहायशियों को तहफ़्फ़ुज़ और इदारा जाती निगहदाश्त जैसे मुफ्त बोर्डिंग और रिहाइश की सहूलत बशमूल जिंदगी की तमाम तर ज़रूरियात, मुफ्त भी इमदाद, कानूनी इमदाद, नफ्सियाती इमदाद, काउंसलिंग सेशंस वगैरह, मजहबी, तफरीही, पेशा वराना तरबियत, रिहायशियों के बच्चों के लिए बुनियादी तालीम, नाबालगों के लिए तालीम जैसी सहूलियात फराहम की जाती हैं। लाइसेंस याफ्ता असले के साथ गार्ड्स का अमला 24 घंटे सिक्योरिटी फराहम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि दारुल अमान में किसी से मुलाकात का क्या तरीक़ेकार है। अगर कोई खातून दारुल अमान में रिहाइश पजीर है और उसके लीगल वारसान यानी माँ बाप, भाई बहन या बेटा बेटी उनसे मुलाकात करना चाहते हों तो उसके लिए उन्हें अदालती इजाजत की जरूरत होगी। इसके लिए वरसान में से कोई भी जो मुलाकात का ख्वाहिशमंद होगा वो इलाका मजिस्ट्रेट या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दरखास्त देगा कि मुलाकात की इजाजत दी जाए। कोर्ट मुलाकात का ऑर्डर कर देती है लेकिन इस शर्त पर कि अगर खातून मुलाकात पर रजामंद है तो मुलाकात करवाई जाए और अगर खातून ना मिलना चाहे तो उससे जबरदस्ती मुलाकात नहीं की जा सकती। दारुल अमान में पनाह का अरसा 3 माह है, यानी एक औरत 3 माह तक दारुल अमान में पनाह ले सकती है। लेकिन अगर वो किसी खास वजूहात की बिना पर मजीद रहना चाहती है तो उसे मुतलका मजिस्ट्रेट को दरखास्त देना होती है और वो मजीद क़याम की माकूल वजह बताकर अदालत से इजाजत ले सकती है। दारुल अमान से रिहाई या इखराज का क्या तरीक़ेकार है। तो दारुल अमान में दाखिला लेने के बाद कोई भी औरत किसी भी वक्त दरखास्त देकर अदारे से रिहाई हासिल कर सकती है। इस सिलसिले में दारुल अमान की इंचार्ज को बाकायदा दरखास्त देना होती है। किसी बालिग औरत को उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती दारुल अमान में नहीं रखा जा सकता क्योंकि पाकिस्तान का आइन हर शख्स को आजादाना नक्लो हरकत की जमानत देता है। औरत को उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती रखना एक गैर कानूनी अमल है और ऐसा करने वाले के खिलाफ कानूनी चाराजोई हो सकती है। दारुल अमान से रिहाई या इखराज की दरखास्त देने के बाद दरखास्त दहिंदा को इखराज की पर्ची, दस्तखत और अंगूठे का निशान लगाना होगा। अगर औरत को अदालत के जरिए दाखिला दिया गया है तो फिर उसे दारुल अमान से इखराज के लिए अदालत में ही दरखास्त देना होगी। अदालत से मंजूरी के बाद दारुल अमान की इंचार्ज जरूरी कार्रवाई मुकम्मल करके उसे रिहा या खारिज कर सकती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इस टॉपिक से मुतालिक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।